हेलो एवरीवन, ये जो हमारी क्लास 8th की हिस्ट्री की बुक है, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, उसका ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक प्रस्ताव पे साइन करवाया वहाँ की महारानी से उस टाइम पे, और उन्होंने ये लिया कि हाँ, अब हम पूर्व के इलाकों में अपना व्यापार कर सकते हैं। उनका व्यापार क्या था कि कम कीमत पर यहाँ से चीज़ें खरीदना और ज़्यादा चीज़ों पर ज़्यादा कीमत पर उनको बेचना। तो उससे क्या हुआ, उससे उनको मुनाफा हुआ, और इस चीज़ में उनको इतना ज़्यादा मुनाफा होने लगा यहाँ पर कि उन्होंने धीरे धीरे अपना राज्य बढ़ा लिया, दबदबा हासिल कर लिया। एक के साथ एक राज्य को कूटनीति से करके सहायक संधि लगा लगा के वो अपने शासन में उसको मिलाते रहे, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। जिस टाइम पे अंग्रेज आए थे, उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए अपनी इमारत को खड़ा करने के लिए, हम यहाँ पर तो व्यापार करना चाहते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग इस तरीके से करी थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसमें अपना किला भी बना लिया, उस किले के चारों तरफ अपनी घेराबंदी भी कर ली, अपने वहाँ पर तोपें भी खड़ी कर दी, और वहाँ पर कुछ लोग भी खड़े कर दिए। धीरे धीरे उन्होंने ये सारी चीज़ें भी बढ़ानी शुरू कर दी। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टीपू सुल्तान शेर मैसूर से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये जो टीपू सुल्तान है, जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है, आगे आप ये भी पढ़ेंगे कि इन्हें शेर मैसूर क्यों कहा जाता है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको लगने लगा कि भाई ये तो बहुत ताकतवर है। तो जब उनको अपनी राजनीतिक आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देने लगा, तो उन्होंने क्या करा कि भाई यहाँ पे तो ऐसे कूटनीति से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही अटैक करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो टीपू सुल्तान थे वो हैदर अली के बेटे थे, इनके नेतृत्व में इन्होंने क्या करा, टीपू सुल्तान ने जो मालावर तट पर उनका व्यापार हो रहा था, वो सारा व्यापार रोक दिया। काली मिर्च इलायची जो खरीदते थे वो रोक दिया, जो बंदरगाहों से चंदन, लकड़ी, काली मिर्च इलायची का निर्यात होता था वो सब रोक दिया। तो मतलब इतना जो घनिष्ठ संबंध विकसित किए जाते थे आधुनिकरण, मतलब इन्होंने सब चीज़ों को रोक दिया। तो इससे क्या हो गया, इससे जो अंग्रेज थे वो आग बबूला हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है और ये कौन शासक आया है, ऐसे शासक को तो कुचलना बहुत ज़रूरी है और हमें इसको नियंत्रण में लाना चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, मैसूर के ऊपर 4 बार अटैक करा। 3 बार वो नहीं जीत पाए, लेकिन चौथी बार जब जंग हुई, जो कि 1799 में, तो आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल गई, ठीक है। और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, और मैसूर का जो राजकाज था पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, और मैसूर को भी उन्होंने सहायक संधि लगाकर अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। अब अगर टीपू सुल्तान की बात करें, ये देखो टीपू सुल्तान का एक खिलौना था, शेर था। ये क्या था, अगर इसकी चाबी घुमाते थे तो इस शेर के अंदर से दहाड़ने की आवाज़ आती थी, और ये जो अंग्रेजी सैनिक है इसके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी। ये लोग भी ये वहाँ पर ले गए, और इस टाइम पे ये कहाँ पर है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है ये वहाँ पर। अब ये जो टीपू सुल्तान थे, इनको शेर मैसूर क्यों कहा जाता था। अब जैसे कि मैसूर का राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। वहाँ पर एक शेर का उनसे सामना हो गया था। अब उनके मौके पर उनके पास बंदूक भी नहीं थी, और उनकी जो कटार थी वो भी ज़मीन पर गिर पड़ी। तो उन्होंने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और अपनी कटार उठा ली, और अंत में शेर को उन्होंने मार गिराया। तो इसके बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। ये मतलब अगर को आता है कि शेर मैसूर क्यों कहा जाता है, तो ये उसका रीज़न है, ठीक है। अब ये टीपू सुल्तान से तो इनकी लड़ाई हो गई थी, इस तरीके से उन्होंने मैसूर को भी अपने अंडर में ले लिया। अब यहाँ पर बात आती है मराठों की। अब मराठों से किस तरीके से उनकी लड़ाई हुई थी और कैसे उन्होंने मराठे को भी अपने अंडर में लिया था, ये अब आप यहाँ पर देखेंगे। अब जो कंपनी थी 18वीं शताब्दी के आखिर में, जो मराठों की ताकत थी उसको भी काबू करने में और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी कि भाई अब हमने इसको मैसूर को तो अपने अंडर में ले लिया है, अब हमने मराठों के लिए सोचना है। आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से यह अंग्रेज़ क्या क्या इन्होंने टेक्निक्स लगाई हैं, किस तरीके से प्लानिंग करी है कि अब हमने इसको अपने अंडर में कर लिया, अब चलो दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, अब उसको अपने अंडर में करते हैं। मैसूर का उनका मराठों का सपना था कि भाई वो दिल्ली पे शासन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका सपना
चूर चूर हो गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। अब ये सारे सरदार एक पेशवा जो सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी जो राज्य मंडल होता है उसके सदस्य थे। ठीक है, अब महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा, एक के बाद एक कई युद्ध इन्होंने उसके साथ भी करे और मराठों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसमें जो था 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। इसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। जो दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध था, ये पहले मराठा युद्ध की बात हुई, जो दूसरा वाला युद्ध था उसे कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित उसके जो कई क्षेत्र थे वो सब अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और उनके पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और विध्वंस के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। आपने देखा कि उन्होंने मैसूर पर किस तरीके से अपना नियंत्रण करा और यहाँ पर मराठाओं के साथ भी उन्होंने बार बार युद्ध करे और एक के बाद एक, जैसे थोड़ा सा युद्ध करा तो अपना कब्जे में कर लिया, फिर थोड़ा सा करा तो अपना कब्जे में कर लिया। इस तरीके से उन्होंने मराठाओं को भी अपने अंडर में ले लिया। अब यहाँ पर बात आती है सर्वोच्चता का दावा। अब उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। जो लॉर्ड हेजिंग्टन थे, गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हो गई थी। उनका कंपनी का दावा यह था कि वह भारतीयों के ऊपर सर्वोच्च है, मतलब अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों को उनको छीनना है, चाहे वो राजी से चाहे गैर राजी से उनके अंडर लेना है। तो ये अंग्रेजों की नीति थी, वो दिखाई भी देने लग गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक कित्तूर था, छोटे से राज्य था जिसको वो अपने अंडर में लेना चाहता था। तो यहाँ की जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने हथियार उठा लिए थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उन्होंने क्या किया, 1824 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1829 में उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो किंतूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार ने प्रतिरोध जारी किया, मतलब ये इस तरीके से भी उन्होंने उनको फिर फांसी पर लटका दिया। ये सारा कुछ भी उन्होंने अपने अंडर में ही ले लिया। अब यहाँ तो ये बात आती है, अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये रूस से काफ़ी डरी हुई थी। रूस से क्यों डरी हुई थी? रूस से इसलिए डरी हुई थी कि ये जो व्यापार इनका चल रहा है ये रूस कभी अपने अंडर में ना ले ले, भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। अगर भारत उसके अंदर आ गया तो उनका व्यापार प्रभावित हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इसी डर के चलते हुए अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया, इस डर से कि कहीं रूस भारत को अपने अंडर में ना ले ले और हमारा जो व्यापार है वो प्रभावित ना हो जाए। अब इन्होंने क्या करा, अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ की अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दी। और उसके बाद इनका जो सिंध था वो भी इनके कब्जे में आ गया। फिर पंजाब की बारी आई, इन्होंने महाराणा रणजीत सिंह की कंपनी की दाल नहीं गलने दी और उनकी भी मृत्यु के बाद उनकी जो रियासत थी उनसे लड़ाई लड़के और 1849 में इन्होंने पंजाब को भी अपने अंडर में कर लिया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये चीजें करते जा रहे हैं। अब इन्होंने अपनाई विलय नीति। अब विलय नीति क्या होती है कि अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसका नाम था विलय नीति। अब ये विलय नीति क्या थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है तो जो उसकी रियासत होगी उसको हड़प लिया जाएगा। ये थी विलय नीति। अब ऐसी तो बहुत सारी थी जिसमें कि रियासत हो गई सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। ये इस तरीके से ये सारी जो थी ये अंग्रेजों के हाथ में चले गई। ये होती है विलय नीति। विलय नीति क्या हुआ कि अगर किसी राजा का कोई वारिस नहीं है तो उसकी जो रियासत होगी वो कंपनी को चली जाएगी। ये उन्होंने निपला। इस चक्कर में उन्होंने क्या हुआ, 1856 में अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब अंग्रेजों ने एक तर्क दिया। उन्होंने क्या कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वो अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। ये उन्होंने जनता को कहा। अब अपने प्रिय नवाब को जिस तरीके से उन्होंने गद्दी से हटाया देखा, उसे लेकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोगों ने भी 1857 के महान जो विद्रोह हुआ था उसमें शामिल
शामिल अपनी मतलब भागीदारी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैप, 3 मैप दिखाए हुए हैं, इनमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये जो येलो वाला पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो ब्रिटिश शासन के अधीन के क्षेत्र हैं, और जो ये रेड वाला पोर्शन है ये है जो इसके अंडर में नहीं थे। अब अगर बात करते हैं 1797 की, इसमें जो बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद और ये जो कुछ क्षेत्र हैं मद्रास, यही क्षेत्र हैं जो कंपनी के अंडर में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब 1840 की अगर बात करते हैं तो कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, गोवा, बम्बई हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, इधर का ये सारा पोर्शन इनके अंडर में आ गया। अब अगर हम तीसरे मैप की बात करते हैं जो कि 1857 का मैप है, तो यहाँ तक चलते हुए इन्होंने सिंध, पंजाब, लाहौर, दिल्ली, काठमांडू, लखनऊ, बनारस, कोलकाता, बड़ौदा, बम्बई, पूना, मतलब इन सब पे अपना कब्जा बना लिया था। मतलब भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं आप इन मैप से आसानी से जान सकते हैं कि किस तरीके से ये इन्होंने पूरे भारत में ये फैल गए थे। अब इन्होंने नए शासन की स्थापना किस तरीके से करी थी? जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी कि उनके समय तक आते आते ना केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ठीक है, अब ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। कौन सी थी 3? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी थी 3? बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, हर एक का गवर्नर शासन जो था वो गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था। मतलब अगर ये जैसे 3 है, यहाँ पर बंगाल हो गया, यहाँ पर मद्रास हो गया, यहाँ पर बॉम्बे हो गया, तो इन तीनों का अपना अपना गवर्नर होता था और इन तीनों के ऊपर जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की इन्होंने, और इन्होंने क्या किया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी। 2 अदालत कौन कौन सी? एक हो गई फौजदारी अदालत और एक हो गई दीवानी अदालत। जो दीवानी अदालत का मुखिया होगा वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी, हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्यवस्था करते थे। जैसे कि जो फौजदारी अदालत हो गई उनमें अभी भी आप देखें तो काजी हो गए, मुफ्ती हो गए, इनके ही अंतर्गत थे और इन्हीं की निगरानी में वो काम किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संलग्न तैयार करने का काम सौंपा गया। इसमें ये कहा गया कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ठीक है, अब जैसा कि पता चलता है कि कलेक्टर का जो ओहदा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब पुलिस इसका काम था कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, उसका जो कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता संरक्षण का नया केंद्र बन गया और जितने भी पुरानी सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंपनी की फौज क्या थी। अब कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी जो असली सत्ता थी वो सैनिक ताकत में थी। ठीक है, मुख्य फौज मुख्य रूप से जो थी वो घुड़सवार थी, जो कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित सैनिक थे, पैदल सेना थी, तीरंदाजी थे, तलवारबाजी में जिनको प्रशिक्षण दिया जाता था, ये सारी चीज़ें थी। इनमें क्या था, ग्रामीण इलाकों में किसानों की बहुत ज़्यादा संख्या थी, तो इन्होंने क्या करा, जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। मतलब जैसे कि जमींदार हो गए, मुगल हो गए, उनको ज़रूरत पड़ती थी तो उनको वो पैदल सिपाही दे देते जिनकी रियासत इन्होंने अपने अंडर में करी हुई थी। ठीक है, अब जैसे कि ये हम लोग उसको अपनी भाषा में आर्मी कहते हैं। अब 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में भी घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इस वजह से ही ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट और मैच लॉक से लैस होते थे। कंपनी की सत्ता के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं पर ध्यान रखना पड़ता था और उनकी पैदल टुकड़ी जो थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब जैसे ही 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को इन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जो वहाँ के सिपाही थे उनको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था। मतलब उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी, उनके ऊपर ज़्यादा नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। अब
कि अब उनमें क्या होता कि जैसे अगर कोई उनकी समस्या भी आती थी या किसी चीज़ की वो कोशिश भी करते थे, तो ये क्या करते थे, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, उनके ऊपर छोड़ देते थे, उनको अपमान कर देते थे। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि किस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया होगा हमारे यहाँ के लोगों के साथ में। अब अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। औपनिवेशिक शक्ति मतलब जिसने दूसरे देश पर अपना पूरा राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, हर तरीके से अपना कब्जा कर लिया था उसके ऊपर। अब जो पहले जिनको इन्होंने क्या करा, नई नई टेक्निक्स जैसे कि आने लगी, टाइम चेंज हो गया, तो जब पहले भारत पहुंचने में उन्हें 6 से 8 महीने का समय लगता था, लेकिन अब उसमें कितना समय लगने लगा, 3 हफ्तों में ही वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो समुद्र के रास्ते से जब वो भारत आते थे तो उन्हें 6 से 8 महीने लगते थे। अब जैसे ही जब भाप से चलने वाले जहाज आ गए तो इसमें ये यात्रा इनकी 3 हफ्तों में ही होने लगी। अब उनके क्या थे, उनकी फैमिलीज भी आकर रहने लगी थी। और अगर बात करें तो 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। और जितने जो और थे जो अप्रत्यक्ष रूप से वो उनके साथ जुड़े हुए थे, मतलब ऑल इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उस टाइम तक आते आते वो पूरे भारत पर ही कब्जा कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें हमने पूरे चैप्टर में समझा है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हुए पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया। आपसे रिक्वेस्ट है और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी ये चीज़ कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखें इसका, और उसके बाद आप पार्ट 2 भी देखें, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।